हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनीष मिश्रा, ज्योग्राफी पाठशाला। देखिए, अभी हमारी भूगोल की जो यात्रा चल रही है वो अब परीक्षा नजदीक आ गई है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक बात और भी करना चाहूंगा कि जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था उसे आप बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ जो बच्चे उसको परचेज भी कर रहे हैं कि सर उसको मटेरियल को कहां से देखें। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप कोर्स को ले रहे हैं, पहली बात तो कोर्स कहां से ले रहे हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं ज्योग्राफी पाठशाला को। आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा लर्निंग ऐप से, फिर वहां पर आप आप कुछ अपनी डिटेल डालेंगे तो फिर आपके पास में वहां पर ऐप आ जाएगा। और जहां पर आप कोर्स परचेज करेंगे तो ऊपर की ओर कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट आप ध्यान रखना ऊपर। वहां क्लिक करने के बाद में आप जो कोर्स का है, जो आपने लिया है, उसको आप देख पाएंगे। ठीक है? नहीं तो आप जो जो उसके साथ में जो दो दो तीन जो फ्री का है वही देख पाएंगे। तो कंटेंट में जाकर आपको देखना पड़ेगा। इसका मैं एक वीडियो और डाल दूंगा जिससे आपको जो परेशानी आ रही है वो दूर हो सके। अच्छा, अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर कुछ प्रश्नों में दिक्कत आ रही है, जैसे साइबर स्पेस इंटरनेट किसे कहते हैं, कई बच्चों ने कहा। कईयों ने कहा कि सर अंकीय विभाजन किसे कहते हैं। चतुर्थक और पंचम में मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा और ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। लीजिए, पहला प्रश्न अगर हम बात करें, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। देखिए, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि अब वो जमाना गया बेटा कि आप सीधा पैराग्राफ कर रहे हैं। अब इस तरीके से करने का तरीका है, आपने साइबर स्पेस इंटरनेट लिखा, थोड़ा सा आपने यूं किया और फिर पॉइंट्स डालते रहे, 1 2, चाहे आप चाहें तो पॉइंट्स डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये दिखने में भी सुंदर लगता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि चार्ट मेथड जो होता है, एक तरीके से चार्ट ही है, ये बड़ा इफेक्टिव होता है। अच्छा, क्या होता है? देखिए, इंटरनेट की बात करें, साइबर स्पेस की बात करें, तो इसको आप रटना नहीं है। आप कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले अगर समय बात करें तो इंटरनेट हमें कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध होता था। कंप्यूटर के माध्यम से हमको मिलता था। हम मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल तो अब आया है। और कंप्यूटर किससे जुड़ते थे? बिजली से, विद्युत से। तो देखिए, पहली लाइन क्या बनती है कि साइबर स्पेस जो है वो विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। अब आप बोलोगे सर इसमें कुछ जटिल शब्द है, अपने आसान कर दीजिए कि साइबर स्पेस में जो साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत होता है ना? ये कर दिया। दूसरा, अगर आप बात करेंगे कि अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हमेशा www से चलता है, करते हैं ना वेबसाइट। तो ये होती है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। तो दूसरा पॉइंट यह है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के द्वारा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तीसरा पॉइंट, आपको कोई सूचना भेजनी हो या किसी को सूचना प्राप्त करनी हो तो उसको कोई श्रम करना पड़ेगा क्या? बताइए आप मुझे। नहीं, बिना मानसिक श्रम के, बिना कोई शारीरिक श्रम के। इसमें सूचना भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों बिना किसी शारीरिक श्रम के सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या आता है कि यह लोगों को आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में अब क्या क्या उपलब्ध कराता है आपको पता है? ईमेल कराता है, ई वाणिज्य, जिसमें हम जैसे मान लीजिए अमेजन के थ्रू होता है या फ्लिपकार्ट के थ्रू होता है, शॉपिंग करते हैं। ई शिक्षा, ई लर्निंग जो चल रही है, जैसे आप अभी कर रहे हैं, वो ई लर्निंग ही है। ये नेट का ही माध्यम है, आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं इसको, है ना? ई प्रशासन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। बिल्कुल आसान है बेटा। आपको पहला तो दिमाग में आते आना चाहिए कि बहुत बड़े सारे कंप्यूटर लग रहे हैं जो बिजली से कनेक्टेड है। तो आपको लिखना है कि साइबर स्पेस इंटरनेट विद्युत द्वारा कनेक्टेड या कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है जो www पे काम करता है। इसके अंदर सूचना भेजने वाला और देने वाला बिल्कुल आराम से रहते हैं और ये ई प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। और देखिए कि निजी कंपनियां व सरकार जो होती है, इंटरनेट के द्वारा उपग्रहों के चित्रों के द्वारा नगर नियोजन का काम करना हो कि भैया नगर नियोजन कैसे होगा, प्रदूषण नियंत्रण का काम करना हो, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों पर काम करना हो, और भी हम कह सकते हैं खनिज है उसके बारे में जानना हो, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानना हो, वो सब जानकारी इससे मिलती है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये प्रश्न खाली आ जाए इंटरनेट किसे कहते हैं तो भी आप इसको इसमें कर सकते हैं। इंटरनेट ने सारे विश्व को सूचना के साथ एक सूत्र में जोड़ दिया है। ये भी देखना है आपको कि इंटरनेट ने क्या कर दिया, पूरे संसार को, चाहे कोई कमरे में बंद हो, चाहे संसार को समुद्र में हो, सबको एक जोड़ दिया है। तो बड़ा आसान तरीके से है ये, आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? चतुर्थक व्यवसाय किसे कहते हैं? देखो बेटा, दिक्कत आती चतुर्थक और पंचम में। पहले मैं तृतीयक की बात करूं तो वो तृतीयक चतुर्थक दोनों ही सेवा सेक्टर हैं। तृतीयक में प्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं जैसे मान लीजिए आपकी बिजली खराब हो गई, मैं बिजली ठीक करने वाला हूं, मैं गया, मैंने ठीक करी, आपको सेवा दी, कोई वस्तु नहीं दी, आपने बदले में मुझे पैसा दे दिया।
मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी किस में आएगा, तृतीयक सेवा में आ जाएगा। लेकिन चतुर्थक सेवा थोड़ी उच्च स्तर की होती है, इसमें अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है जो आपसे कनेक्टेड नहीं है लेकिन आपको सेवा मिल रही है। और दूसरी बात कर सकते हैं, तृतीयक सेवाओं में शारीरिक श्रम की सेवाएं भी आती है, जैसे बिजली ठीक करने वाला, धोबी कर सकते हैं, आपके पास में कोई काम कर रहा है वो भी हो सकता है। लेकिन यहां पर केवल मानसिक श्रम वाली सेवाएं आती है। तो हम बात करते हैं चतुर्थक की। देखिए, यह एक सेवा सेक्टर व्यवसाय बिल्कुल है जी। इसमें अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया था। सर अप्रत्यक्ष सेवाएं कैसी, जैसे ऐसे बताइए आप, आपके स्कूल है, स्कूल में बाबूजी हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप टीचर से पढ़ने जाते हैं, आपका बाबूजी से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बाबूजी स्कूल में पूरा काम संभालते हैं, टीचर्स को तनख्वाह देते हैं, टाइम टू टाइम तनख्वाह देते हैं, बाकी और भी काम संभालते हैं, तब जाकर वो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आप उन पर निर्भर हो गए। आप हॉस्पिटल में गए, आपको जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास बोले सर इलाज कर दीजिए, लेकिन पहले आपको बाबू जो बाहर बैठेगा उस बाबू से पर्ची कटानी पड़ेगी, उससे पैसा कटाना पड़ेगा, तब जाके आप उससे जाएंगे। लेकिन उससे आपका अप्रत्यक्ष संबंध हो गया। एक दलाल है जो जमीन खरीदते बेचते हैं, तो जो बीच का एजेंट होता है वो भी अप्रत्यक्ष सेवा में आता है। तो क्लियर कीजिएगा, इसमें वस्तुओं के स्थान पर उच्च सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो मानसिक श्रम से होती है। इन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और सेवा के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है। यह मुख्यतः, यह बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना, यह मुख्यतः उच्च स्तर अनुसंधान, अन्वेषण, विकास और ज्ञान पर आधारित होती है। मैंने यहां पर उच्च स्तर लिखा है बेटा, प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि परीक्षा में हमारी बुक में लिख रखा है केवल अनुसंधान, विकास और ज्ञानोन्मुखी या ज्ञान पर आधारित है। लेकिन उच्च स्तर देते ही हम कंफ्यूज होते हैं कि सर पंचम है क्या, क्योंकि पंचम में उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है, वहां पर उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है। यहां पर जहां भी अनुसंधान रहे या अन्वेषण रहे, वहां पर आपको चतुर्थ सेवा सेक्टर ही करना है। ठीक है, ओके। मुख्य कर्मचारी क्या होते हैं? ऑफिस, विद्यालय, कॉलेज, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालय में काम करने वाले बाबू होते हैं। फिल्मी कलाकार होते हैं, एलआईसी एजेंट होते हैं। फिल्मी कलाकार जो रंगमंच पर काम कर रहा है, आप उसे जानते नहीं है लेकिन आप आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष सेवा है। इसको हम गुलाबी कॉलर के श्रमिक भी कहते हैं। इस व्यवसाय में 3 चरण होते हैं। देखिए, ये भी इसमें चतुर्थक के अंदर, पहला सूचनाओं का उत्पादन होगा, सूचनाएं उनका उत्पादन होगा, फिर सूचनाओं को इकट्ठा किया जाएगा, भाई ये सूचना इस काम की है, ये सूचना इस काम की है, और फिर इसको फैला देंगे, जिसको देनी है उसको दे देंगे। यानी सूचनाओं का उत्पादन, उसका संग्रहण, और फिर उसके उत्पादन करेंगे तभी तो संग्रहण करेंगे, इकट्ठा बाद में करेंगे, और फिर उसका प्रकीर्णन करेंगे। ये चतुर्थक व्यवसाय है। खास बात ध्यान रखनी है, अनुसंधान और अन्वेषण पर वो भी उच्च स्तर का आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी मैं आपको बताता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचम व्यवसाय के बारे में आप क्या जानते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक सेवा सेक्टर की तरह से ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, उच्चतम स्तर के निर्णय। अभी मैंने कहा था ना उच्च स्तर, लेकिन यह उच्चतम स्तर के निर्णय है। अगर उच्चतम स्तर के अन्वेषण आ जाएगा तो चतुर्थक ही करना पड़ेगा। इसमें उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले व्यवसायों को पंचम व्यवसाय में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, और देखिए बेटा क्या कर सकते हैं आप, इसमें नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना की जाती है, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, यानी एक तरीके से जो आप कह सकते हैं ना आविष्कार, है ना, तो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, इनकी व्याख्या या नई तकनीक पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें काम करने वाले कर्मचारी को स्वर्ण कॉलर कर्मचारी भी कहा जाता है, गोल्डन। परामर्शदाता होते हैं, जो भी लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जो आपको आप सलाह देते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, सरकार होते हैं, जज होते हैं, कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जिनका काम ही खाली मॉनिटरिंग करना होता है, वो सब किसमें आते हैं बेटा? पंचम व्यवसाय में आते हैं। और इसमें बाह्य स्त्रोतन, होमशोरिक, अप्रतन या औपशोरिक को शामिल किया जाता है। बाह्य स्त्रोतन क्या होता है बता चुका हूं, मैं अलग से बता दूंगा इसका, कि जब किसी भी क्षेत्र में, आप यूं समझ लीजिए, देखिए मैं 1 मिनट बताता हूं आपको, जब कोई भी क्षेत्र होता है उसमें किसी वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु या सेवा की अगर आपको गुणवत्ता बढ़ानी है ना, आपको अगर उसकी कीमत कम करनी है, तो आप किसी संस्था को ठेका दे देंगे कि भैया आप आइए और यहां पर आकर आप अपनी कंपनी लगा दीजिए और हमारी यहां गुणवत्ता को सुधारिए। तो वो क्या करेगी? यहां पर आके पूंजी लेकर आएगी, ठीक है ना भैया, तकनीक लेकर आएगी, अपनी बौद्धिक क्षमता लेकर आएगी और यहां पर एक कंपनी खोल देगी। कंपनी में रोजगार किसको मिलेगा? स्थानीय लोगों को मिलेगा। किसको मिलेगा? स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनका उत्प्रवास कम होगा। अब देखिए आप क्या लिखेंगे आप इसमें, जब किसी क्षेत्र में वस्तु या सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, कीमत को कम करने के लिए बाहरी संस्था को ठेका दिया जाता है, तो उसे हम बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। इसमें बाहरी संस्था उस क्षेत्र में पूंजी, तकनीक एवं बौद्धिक क्षमता का निवेश करती है और वहां पर जो वहां के क्षेत्र होते हैं, वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और साथ में उपभोक्ता को भी फायदा होता है। वहां पर उनको अच्छी गुणवत्ता की, कम कीमत की वस्तु मिल जाती है। ये सारा मैं किसको देखकर बोल रहा हूं? चित्र को देखकर बोल रहा हूं बेटा। तो डायग्राम प्लीज बनाइए आप। और जब ही ये बाह्य स्त्रोतन कहां से हो जाएगा?
समुद्र पार से हो जाएगा तो इसे कहते हैं हम ऑफशोरिंग। क्या कहते हैं? ऑफशोरिंग। ऑफ कर देना यानी बाहर जाना, या इसको अप्रतन भी कहते हैं। ये मैं आपको यूं ही बता रहा हूं, पहले आपको करा दिया था। और होम शोरिंग का होता है जब ऑनलाइन ट्रेनिंग जाती है घर पे काम करने की, आप घर से काम कीजिए, तो वो होम शोरिंग के अंदर आता है। अच्छा, एक चीज और रह गई, मैं आपको बताना चाहता कि चतुर्थक व्यवसाय के अंदर हम विश्वविद्यालय के जो अध्यापक होते हैं, विश्वविद्यालय के जो अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनको चतुर्थक व्यवसाय में शामिल करते हैं, जबकि जो अध्यापक होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं, उनको तृतीयक में शामिल करते हैं। ध्यान रखना अपन। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखिए, अंकीय विभाजन का मतलब है नंबर देना। आपकी क्लास है, स्कूल है, आपके बेस्ट क्लास का अवार्ड देना है प्रिंसिपल सर को, तो अवार्ड देंगे कि भाई अवार्ड ऐसे देंगे कि कौन बच्चा अनुशासन में रहता है, कौन सी क्लास अच्छी रहती है, तो उसके आधार पर अंक दिया जाएगा। यहां पर अंक दिया जाता है कि किसी भी देश के नागरिक कितनी तेजी से सूचनाओं को या तकनीक को प्राप्त करते हैं। अब डिफरेंस होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए हर क्लास के बच्चों का स्तर अलग अलग होता है, तो वैसे हर देश का स्तर अलग अलग होगा। हर देश में अलग अलग समस्या होगी, वहां के स्तर आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विभिन्नताएं पाई जाएगी। तो जिस कारण कोई भी देश जितनी शीघ्रता व सुगमता के साथ में अपने नागरिकों को सूचना एवं तकनीक उपलब्ध करवाता है, उसके आधार पर देशों का विकास में क्रम निर्धारित किया जाता है, उसे अंक के विभाजन। यानी आपको पता लगे कि भाई हाँ, ये देश ज्यादा कर रहा है, विकास कर रहा है। इसी कारण देखेंगे आप, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये जो है ये ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर है, क्योंकि ये सूचना और संचार के जाल में बहुत ज्यादा आगे हैं। इसी कारण विकसित देश विकासशील देशों से बहुत आगे निकल गए हैं। वापिस आई रिपीट करता हूं कि विभिन्न देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्नताएं होती है, जिस कारण कोई भी देश जितनी शीघ्रता, जितनी सुगमता के साथ, जितनी तेजी के साथ अपने लोगों को, अपने नागरिकों को सूचना और तकनीक को उपलब्ध कराता है, उस आधार पर जो ग्रेड दी जाती है उसे अंक के विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बताइए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और इसको भी देखो मैंने इस तरीके से तैयार किया। पहला, ये इसमें देश के 100 मॉडल शहरों का निर्माण किया गया है और एक शहरी विकास कार्यक्रम है, ग्रामीण नहीं है, ये शहरी विकास कार्यक्रम। ऑप्शन आ जाए तो कर सकते हैं। 25 जून 2015 में शुरू किया गया था, मैंने बात की थी 2015 में ये शुरू किया गया है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शुरू किया गया था। 2015-16 के अंदर जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था। काफी जो 2015 में थे उसमें एक स्मार्ट सिटी मिशन भी है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे शहरों को बढ़ावा देना, शहरों को जो आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और खासकर स्वच्छता पर जोर दिया गया है। याद रखना, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करें। मतलब जो पीएम है, उन्होंने ये योजना बनाई थी और उन्होंने कहा कि ऐसे शहरों को विकास करें जहां पर लोगों को आधारभूत सुविधा मिले, वहां को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। और उन्होंने कहा कि ऐसे के लिए, ऐसे तो सबको कर दें, बोले नहीं, केवल 100 मॉडल शहर बनाने हैं। और 100 मॉडल शहर क्यों बनाने हैं? ऐसे मॉडल शहर क्यों बनाने हैं जो अन्य शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें, प्रेरणा स्रोत का काम करें। जैसे कहते हैं ना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है? आपने 11th तो पढ़ा होगा, स्ट्रोमली ज्वालामुखी है। तो ये भी क्या करे, प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। दिखेगी, हाँ देखिए ये शहर है, ये आपके स्मार्ट सिटी के अंदर है, तो हमको भी ऐसा बनना है। राजस्थान के 4 शहर शामिल किए गए, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, काजू। काजू खाते होंगे शायद आप। K फॉर कोटा, A फॉर अजमेर, J फॉर जयपुर और U फॉर उदयपुर। ये कोटा हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। इन क्वेश्चंस में काफी दिक्कत थी, कई बच्चे रेगुलर पूछ रहे थे। ऐसे ही जो क्वेश्चन सेलेक्टेड है मैं वो लेकर आऊंगा, और फिर मैं आपके लिए बड़े क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। आप यूं ही पढ़ते रहिए, यूं ही हंसते रहिए, यूं मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।